शेख रशीद साहब की हिरासत को दूसरा दिन है और इन 2 दिनों में शेख रशीद साहब ने ठीक ठाक ख्वारी बर्दाश्त की। वो इस ख्वारी के आदी नहीं थे क्योंकि वो पैम्पर्ड आदमी थे और ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनकी बहुत हौसला अफजाई की जाती थी। बल्कि जनाब बाजवा साहब तो ये भी कहते थे कि हमने इनको तर्जुमान नहीं रखा, ये अपने तौर पर इन्होंने तर्जुमानी हमारी शुरू कर दी है। बल्कि एक बार जनाब बाजवा साहब ने यह भी कहा कि वो ये कहते हैं कि गॉर्डन कॉलेज में वो मेरे क्लास फेलो थे, जबकि मैं जब गॉर्डन कॉलेज गया था तो उस वक्त तक शेख रशीद साहब वहाँ से गुजर के कहीं और चले गए थे, मेरी कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। लेकिन ज़ाहिर है शेख रशीद साहब को एक शौक़ है कि वो फ़ौज की, इस्टेब्लिशमेंट की, ताकतवर हलकों की तर्जुमानी करें, तो वो तर्जुमानी करते रहे और उसके फ़ायदे भी हुए उनको। फ़ायदे ये हुए कि हर किस्म की गुफ्तगू उनकी, हर किस्म के उनके एतराज़ात, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट को ये भी कहा था कि गिरा दें इसको, आग लगा दें इसको, तबाह कर दें इसको और खून की नदियाँ बहा दें और हर चीज़ को रौंद दें वगैरह वगैरह, वो सब कुछ भी कहने के बावजूद कभी इनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया था। तो अब जब हाथ डाला गया है तो ज़ाहिर शेख रशीद साहब खासे परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। और इसी तकलीफ़ में वो कभी आसफ अली जरदारी साहब को गालियाँ दे देते हैं, कभी वो बिलावल भुट्टो को गालियाँ दे देते हैं, कभी वो मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी कर देते हैं, कभी वो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में कुछ कह देते हैं। राना सनाउल्लाह तो बहरहाल उनकी हिट लिस्ट पे है और जब भी जहाँ पे भी उन्हें कोई लफ्ज़ राना उन्हें नज़र आता है या रे भी नज़र आती है राने की, तो फौरी तौर पे वो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कुछ ना कुछ फरमा देते हैं, तो वो फरमाते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि शेख रशीद साहब के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? क्या शेख साहब को वाकई ही किसी बेलने से गुजारा जा रहा है? ये एक बड़ी दिलचस्प साइंस है जो मैं अभी आपको बताऊँगा कि आने वाले दिनों में हो क्या रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस घर से शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया था, ये घर इन्हें आसफ अली जरदारी साहब ने दिया था। ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। आपको याद होगा कि 2008 में आसफ अली जरदारी की गवर्नमेंट, बहरहाल पीपल्स पार्टी ने इनके लिए एक ज़िमनी इलेक्शन का बंदोबस्त किया था। जब ये उठे लंच से वापस जा रहे थे तो फिर इन्होंने 2 मुतालबात किए। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो ज़रा अच्छी सी गाड़ी अगर मुझे मिल जाए, लैंड क्रूज़र, तो वो उसका बंदोबस्त कर दें। तो आसफ अली जरदारी साहब ने फौरी तौर पर अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उनसे कहा कि इनको गाड़ी दे दें, तो उसने कहा ये हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने मरी रोड के ऊपर, अगर आप मरी की तरफ जाएं तो जो मरी रोड है, ये जो टोल प्लाजा के आगे, वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका एक मॉडल हाउस था। और वो मॉडल हाउस इसलिए बनाया गया था कि जो लोग उस हाउसिंग सोसाइटी में जाना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं, विला ख़रीदना चाहते हैं, तो उनको दिखाया जाए कि हम आपको इस टाइप का घर बना के देंगे। तो ये क्योंकि वहाँ पे गए हुए थे और इनको ये जगह बड़ी अच्छी लगी थी, तो उन्होंने कहा कि अब आप मेहरबानी करके उनको फ़ोन करके आप मुझे ये ले दें। तो आसफ अली जरदारी साहब ने दोबारा फ़ोन कर दिया और उसी साहब को फ़ोन किया जिन्होंने पहले इनको गाड़ी दी थी। तो आसफ अली जरदारी साहब ने उनसे कहा कि इन्हें आप ये विला भी दे दें, तो उन्हें ये विला भी मिल गया। अब शेख रशीद साहब के पास यहाँ पे घर बहुत हैं। याद रखिएगा कि इस्लामाबाद में शेख रशीद साहब के बहुत घर हैं। ये एम्बेसी रोड के ऊपर भी इनका घर है, फिर F7 में भी इनका एक घर है, फिर इनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों इन्होंने एक ज़मीन बेची थी, एक टुकड़ा बेचा था ज़मीन का जो रिंग रोड के ऊपर आ गया था, और ये टुकड़ा जो था 139 कनाल का टुकड़ा था और इसकी जो कीमत उन्होंने वसूल की वो 45 लाख रुपए पर कनाल वसूल के। और उस वक्त रिंग रोड के ऊपर जो आगे पीछे दाएं बाएं ज़मीनें थीं, उनका रेट 5 लाख रुपए कनाल था। तो शेख रशीद साहब ने अपनी ज़मीन 45 लाख रुपए कनाल बेची और जिन साहब को उन्होंने ज़मीन बेची थी उनका नाम था तहसीन अवान मलिक। और तहसीन साहब को जो इन्होंने ज़मीन बेची वो 40 लाख रुपए इन्होंने उनसे ज़्यादा वसूल किया पर कनाल, और उसके एवज़ इन्होंने उन्हें एक प्राइवेट एयरलाइन का लाइसेंस दिया था, जो उस वक्त बड़ा स्कैंडल बना। जो रिंग रोड का जो स्कैंडल था उसमें शेख रशीद साहब का बाकायदा नाम आया। तो एक रिपोर्ट है एंटी करप्शन पंजाब की, जिसके अंदर इस सारी चीज़ का, सारी जो लेन देन था, ये डील था, जिसका जिक्र भी है, जिस पे मैंने उस ज़माने में एक कॉलम भी लिखा था, एक पूरी डिटेल के साथ लिखा था। और उस पर शेख रशीद साहब का कोई तरदीद इनकी तरफ से नहीं आई थी उस वक्त। बहरहाल इनके पास बहुत से घर हैं और इन घरों के अंदर एक घर जो है वो मरी रोड की तरफ जाएं आप तो टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो राइट साइड पे आपको एक हाउसिंग सोसाइटी नज़र आती है, उसके कुछ मॉडल हाउसेस नज़र आते हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा मॉडल हाउस है वो उसमें शेख रशीद साहब रहते हैं। तो शेख रशीद साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो शायद इसी घर से किया गया था या फिर इन्हें मरी रोड के ऊपर से गिरफ़्तार करके इन्हें इस घर में ले जाया गया था। और ये घर जो है वो आसफ अली जरदारी साहब की देन है, उनकी मेहरबानी है। लेकिन उसी घर के सामने शेख रशीद साहब ने खड़े होकर आसफ अली जरदारी साहब को गाली दे दी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं
कि कल का जो आपका मौसम था आज उसके बारे में आप क्या फरमा रहे हैं। ये शेख रशीद साहब के लिए काफ़ी है, उनको ये सोचना चाहिए और पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि जब इनकी हुकूमत दोबारा आए तो उन्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए। अब मैं आता हूँ कि स्टेट ने क्या फ़ैसले किए हैं। ये याद रखें कि स्टेट अब सीधी होगी हुई है। स्टेट ने यह फैसला कर लिया है कि अब अगर कोई शख्स इल्ज़ाम लगाएगा तो उस शख्स के साथ ठीक ठाक सख्त हाथों से निपटा जाएगा। आपके सामने शहबाज गिल का केस है, उसके बाद तो मेरा ख्याल ये था, बल्कि सबका ख्याल ये था कि शायद स्टेट अब किसी को हाथ नहीं लगाएगी, लेकिन उसके बाद आज़म स्वाति साहब का केस देख लें, और इसके बाद जो अब तेज़ी आई है जिसमें फवाद चौधरी साहब का केस है, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनको मोटरवे पे घुमाया गया, वो भी सबके सामने है। जिस तरह शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तरह शानदाना गुलजार साहिबा को इनके खिलाफ वारंट जारी हो रहे हैं, इनको बुलाया जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो ये फैसला हुआ है स्टेट की तरफ से कि कोई शख्स अब इल्ज़ाम लगा के अपने घर में इत्मीनान से नहीं बैठ सकता, उसे उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। सेम इसी तरह कोई शख्स किसी अदारे को, नेशनल कौमी अदारे को अगर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएगा, उसकी बुली करेगा, उसको दबाव में लाने की कोशिश करेगा या उसका मुंह चढ़ाएगा, तो उसके साथ भी ठीक ठाक सलूक होगा, उसे भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब ये हो नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आप कोई ख्यालात किसी का इजहार करें और उसमें इंसल्टिंग आपका बिहेवियर हो और आपके खिलाफ केस ना हो, ज़रूर होगा और उसके बाद गिरफ्तारी भी होगी। और अब ये नहीं हो सकता कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर आप बात करें, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करें और आपको आराम से घर जाने दिया जाए, फिर डेफिनेटली आपको गिरफ़्तार किया जाएगा और आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरा ये फैसला हुआ है कि जो प्रोपेगेंडा करने की मशीनें हैं कि आप मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे, तो इन तमाम मशीनों को भी बंद कर दिया जाएगा। यानी ये हो नहीं सकता कि मैं स्टेट के ख़िलाफ़ को बयानियाँ दूँ और उससे स्टेट को नुकसान हो और मैं आराम से घर पे बैठ के मज़े से ज़िंदगी गुजारूँ, सुबह कॉफ़ी पीऊँ, टांग पे टांग चढ़ा के मैं अखबार पढ़ूँ या टीवी देखूँ, तो ये नहीं हो सकेगा। तो स्टेट ने अब 3-4 बड़े फ़ैसले कर लिए हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इल्ज़ामात के बाद या फिर इदारों के ऊपर कीचड़ उछालने के बाद या फिर मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के बाद आपको आराम से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो अब ये गिरफ्तारियाँ जो इनका सिलसिला चलता रहेगा, ये अब सिलसिला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं